तो अब हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक का लास्ट यूनिट है, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें। तो एमसीक्यू बेस्ड में तो ये वैसे ही बहुत इजी हैं। बेसिकली जब आप एमसीक्यूज़ पर आते हो ना, तो एमसीक्यूज़ में आपके साथ एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप उन ऑप्शंस को क्रैक कर पाएंगे। गॉट इट। तो ये आपको एक एडवांटेज मिला हुआ है एमसीक्यूज़ में, तो ट्राई टू यूज़ इट। आप कॉन्सेप्ट्स को समझो अच्छे से, और कॉन्सेप्ट्स को समझ के फिर आप आंसर्स करिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारे पास चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये एक ही यूनिट है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारी कंट्री की ट्रांजैक्शंस किसी दूसरी कंट्री के साथ होती हैं एक स्पेसिफिक पीरियड में, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस की एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक समरी जो होती है, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों आइटम्स आती हैं, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल आइटम्स में हमारे आती है जितनी भी हमारी मनी वैल्यू होती है मर्चेंडाइजेस की, गुड्स की। और इनविजिबल आइटम्स में आती हैं सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज होती हैं इनविजिबल आइटम्स। तो जो भी हमारी विजिबल आइटम्स है, मटेरियल गुड्स है, उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके डिफरेंस को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड। इस पे बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल ऐसे आ जाता है कि आपको इन तीन में से कोई एक वैल्यू दे देते हैं और हमें उनका तीन में से कोई दो वैल्यूज़ दे देते हैं और हमें कोई एक वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है। या जैसे ऐसे दे दिया कि सपोज बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका 10,000 है और इंपोर्ट्स आर 4 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब अगर इंपोर्ट्स 4 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स है यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड तो नेगेटिव ही हो गया क्योंकि इंपोर्ट्स ज़्यादा है। तो अगर ये x है तो ये 4x हो गया, दैट इज़ माइनस 10,000। तो x इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 3। इस तरह से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। अब अगर मान लो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं इंपोर्ट से, तो हम कहेंगे पॉजिटिव आंसर है। ठीक है। तो वो हम इसे कहेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स लेस देन इंपोर्ट्स है तो आंसर नेगेटिव होगा, उसे हम कहेंगे अनफेवरेबल है। ठीक है। और अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे बहुत ही बढ़िया बात है जी, इन हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम पे है। बट किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा क्या है, प्रोग्रेसिव क्या है? किसी भी इकोनॉमी के लिए हमेशा फेवरेबल ही प्रोग्रेसिव है, ये ध्यान रखना, फॉर ऑल द इकोनॉमीज। ठीक है। प्रोग्रेसिव तभी होगी जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ज़्यादा आएंगे। जितना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें मनी वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइजेस तो लेते ही हैं, साथ में सर्विसेज भी लेते हैं, इनविजिबल आइटम्स। मतलब टूरिज्म हो गया, शिपिंग, इंश्योरेंस, ये सब भी लेते हैं, गिफ्ट्स वगैरह सब। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ऑल ट्रांजेक्शन्स विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफ़र 1 ईयर का होता है एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर बेस्ड होता है। जितनी भी हमें रिसिप्ट्स हो रही हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हों, चाहे वो एक्सपोर्ट की वजह से हों, चाहे वो ग्रांट्स हों, कुछ भी हों, वो हमारी क्रेडिट साइड आती हैं, ऑल रिसिप्ट्स। ये ध्यान रखना। जितनी भी पेमेंट्स हैं, चाहे वो इंपोर्ट्स हों, चाहे हमने लोन दिया है, चाहे हमने रीपेमेंट ऑफ लोन किया है,
चाहे हमने ग्रांट्स दी हैं, गिफ्ट्स दी हैं, वट एवर द पेमेंट इज एट द डेबिट साइड। तो समझ लो हर तरह की आइटम जिससे भी हमें रिसीव हो रहा है, ऑल इनफ्लोज आर एट क्रेडिट साइड एंड ऑल आउटफ्लोज आर एट डेबिट साइड। तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस हुआ कि ये सिर्फ विजिबल आइटम्स को ले रहा है, ये विजिबल और इनविजिबल दोनों को ले रहा है। दिस इज अ नैरो टर्म, दिस इज अ ब्रॉडर टर्म। It is a part of balance of payment and it includes balance of trade. Balance of trade may be favorable or unfavorable, but balance of payment आपका हमेशा बैलेंस होता है। अब ये जादू कैसे हो जाता है, मैजिक कैसे हो गया ये मैजिक? ये मैजिक हमारा होता है कुछ ऐसी आइटम्स जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करने में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, वो कौन सी आइटम्स होती हैं? देखो, कुछ हमारी होती हैं ऑटोनॉमस आइटम्स और कुछ हमारे पास होती हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। तो जो हमारी ऑटोनॉमस आइटम्स हैं, ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट, विच आर नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे इकोनॉमिक मोटिव्स की वजह से होती हैं। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं जो इनकम और प्रॉफिट मोटिव की वजह से होती हैं, ठीक है, वो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हैं। इनकी वजह से बिकॉज ऑफ दीज ऑटोनॉमस आइटम्स हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल या अनफेवरेबल हो जाता है। ठीक है, इन्हीं की वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट या सरप्लस आ सकता है। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं अबव द लाइन आइटम्स। अब ये तो हो गया, इन्होंने तो भैया कर दिया, डेफिसिट या सरप्लस क्रिएट कर दिया, लेकिन अब हमारी आरबीआई भी तो कुछ है, उसकी भी तो कुछ इम्पोर्टेंस है। ऐसे थोड़ा ना वो एपेक्स है, ऐसे थोड़ा ना पापा बन गई। वो बिलो द लाइन आइटम काम करते हैं और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पे किसी भी तरह का डेफिसिट या सरप्लस जो होता है उसको एडजस्ट करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, अगर तो सरप्लस है तो सरप्लस की वजह से हमारे जो भी ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उन्हें इंक्रीज कर देते हैं, मतलब सरप्लस वाले पोर्शन को वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और अगर डेफिसिट है तो इन ऑफिशियल रिजर्व में से इस डेफिसिट को पूरा कर देते हैं। तो बेसिकली एकोमोडेटिंग आइटम्स विच एकोमोडेट्स ऑल द डेफिसिट एंड सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो भी इम्बैलेंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसमें ऑफिशियल रिजर्व्स के थ्रू वो उस सरप्लस या डेफिसिट को ठीक कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो आइटम्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक है ना, जितना भी इनफ्लो है और जितना भी आउटफ्लो है। अब इंपोर्ट्स करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज तो हमारा आउटफ्लो होगा। हम कोई भी गिफ्ट्स आइटम्स पेड टू फॉरेनर्स करेंगे या किसी भी तरह की लेंडिंग, रीपेमेंट या परचेज ऑफ असेट, ये हमारी सारी कैपिटल पेमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारी सारी करंट हैं। करंट मतलब जो रेगुलर हो रही हैं, कैपिटल मतलब जो रेगुलर नहीं हो रही हैं। ऐसे ही हमारे पास इनफ्लो कैसे होगा, एक्सपोर्ट करने से विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, गिफ्ट्स वगैरह जो भी हमें रिसीव्ड हुए हैं। ठीक है, फिर कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इन सब की वजह से हमारा क्या हो रहा है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। अब ये जो हमारे पास होती है ना, ये सब हमारा करंट अकाउंट चल रहा है। ठीक है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट का मतलब जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है ना, जो विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स जो कि हमारी सेल परचेज ऑफ एनी, मतलब जो हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज से डील करती हैं। ओके, देखो कौन सी असेट्स एंड लायबिलिटीज, जैसे कि प्राइवेट कैपिटल हो गया। प्राइवेट कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रिसीव बाय प्राइवेट सेक्टर, जो भी हमारी फर्म्स वगैरह हैं। या बैंकिंग कैपिटल जो कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग में सिर्फ कमर्शियल बैंक्स आते हैं, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स आते हैं, सेंट्रल बैंक नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि सेंट्रल बैंक तो हमारा
ऑफिशियल रिजर्व्स क्रिएट ही कर रहा है, वो तो हमारी एकोमोडेशन कर ही रहा है, तो उसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते। और एक होता है ऑफिशियल रिजर्व्स जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमारा कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस हुआ कि करंट अकाउंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे असेट्स या लायबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स और असेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, फिर ऑफिशियल रिजर्व्स हमारे क्या होते हैं? ऑफिशियल रिजर्व्स हमारे होते हैं जो भी हमारे डेफिसिट या सरप्लस को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो ऑफिशियल रिजर्व्स होते हैं। गॉट इट? फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसमें हम कमर्शियल नेशंस जितनी भी हैं वो अपना डेप्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती हैं। एंड नॉट ओनली डेप्ट, जितनी भी उनकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को जितना भी उनका लेना देना है, वो सब जिस सिस्टम के अंडर में आपका एक्सचेंज होता है, दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। एंड इस सिस्टम में जो एक वर्चुअल मार्केट है जहाँ पे करेंसीज़ की ट्रेडिंग चल रही है, करेंसीज़ का एक्सचेंज चल रहा है थ्रू कमर्शियल बैंक्स और थ्रू फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स और थ्रू एनी मॉनेटरी अथॉरिटीज़, तो वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। ओके, और फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे लिए क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जब हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं, व्हेन वी एक्सप्रेस वन करेंसी इन कंटेक्स्ट ऑफ अनदर, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे पास तीन तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड जो भी एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है वो फिक्स कर देती है कि भाई इस करेंसी का यही एक्सचेंज रेट होगा। ठीक है। फ्लेक्सिबल, जो कि हमारा डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू एडजस्ट होता है। ऑल्दो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझने के लिए हमें डिमांड एंड सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड कहाँ से आती है, हम क्यों डिमांड करते हैं। जब हमें गिफ्ट भेजने हैं, हमें गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने हैं, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, इन सब पर्पज़ के लिए। ठीक है। और हमें सप्लाई रिवर्स, जब टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, जब कोई हमारे यहाँ पढ़ने आता है, जब कोई हमें गिफ्ट देता है, वो सप्लाई है। तो जहाँ पे भी हमारी डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड और ये सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है, ये फिक्स कर रहा है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब प्रॉब्लम क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का अपना एक बेनिफिट है कि एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकती है, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का ये बेनिफिट है कि वो लेटेस्ट मार्केट जो बिहेवियर है उसे एकोमोडेट कर लेता है। नुकसान भी है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का, ये नुकसान रहता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आपके जो भी स्पेकुलेशंस हैं उनको वो एब्जॉर्ब नहीं करता, और फ्लोटिंग का ये नुकसान है कि ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को बहुत हवा देता है, सॉर्ट ऑफ वी कैन से। अब हमें क्या करना है, मैनेज फ्लोटिंग होती है। मॉनेटरी अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई वो कहती है कि ठीक है ये एक पॉइंट है, इतना ऊपर जाना ओके है, इतना नीचे जाना ओके है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके नीचे नहीं जा सकते। मतलब वो कह रहे हैं फ्लोट तो करेगा, लेकिन इतना फ्लोट करेगा या इतना फ्लोट करेगा। एक अपर एंड लोअर लिमिट फिक्स कर देते हैं, और उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली फ्लोटिंग टू सम एक्सटेंट रहती है और उसके बाद फिक्स्ड हो जाती है। इसे हम कंबाइंड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास एक्सचेंज रेट होते हैं। फंक्शंस क्या होती हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन ये कहती है कि परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र होती है। क्रेडिट फंक्शन जो हम क्रेडिट चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, एंड हेजिंग फंक्शन जो कि रिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं। अब होता क्या है कि फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट भी होती है। तो अगर हमारा करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, मतलब जैसे कि $1 पहले अगर 10 रुपये का था और अब 8 रुपये का हो गया, तो इसका मतलब इंडियन रुपी एप्रिशिएट हो रहा है और US डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। समझे, ये तो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन हो गया। यानी कि फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट की वजह से
हमारी अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हो रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से हो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो उसे हम डीवैल्यूएशन कहते हैं, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमारी डीवैल्यूएशन होती है जबकि फ्लैक्सिबल में हमारी डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, एप्रिसिएशन में सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। गॉट इट? तो बाय दिस वे वी फिनिश्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑल्सो। मैंने कहा था छोटा सा चैप्टर है, हो गया डन। तो बच्चे अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। आई हैव डन माई बेस्ट कि मैंने आप लोगों को सारा सिलेबस एक बहुत ही स्मॉल वीडियोस में देने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है एंड यू हैव टू डू लॉट ऑफ सिलेबस इन अ वन डे। तो अब अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, फ्री टू सेंड मी एनी मैसेज कि मैम हमें ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। और मैंने सभी चैप्टर्स के इसके भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में OTQs डाल दिए हैं। सो फील फ्री एंड विश यू अ वेरी वेरी गुड लक। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका, ठीक है। अब मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स से कुछ नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अभी। तो आपके जो मेजर टाइमलाइन होती है और कुछ मेजर आपकी प्लानिंग्स होती हैं, जो भी प्लान्स हैं, तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी से। थोड़ा सा टाइम तो मुझे, और तो इंडियन इकोनॉमिक्स आपकी एक फास्ट ट्रैक पे पूरा गो थ्रू हो जाएगी। तो वेट फॉर दैट वीडियो एंड विश यू अ वेरी गुड लक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको बहुत हेल्प कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। गुड लक।